अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट अपना सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस दौरान कोई भी इंपॉर्टेंट MCQs हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन हुआ या लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको ज़रूर साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, ताकि जिन को नहीं पता कि ऑनलाइन जामिया सैयदा खातून इंजीनियर की तरफ से पैरामेडिकल कोर्सेज़ की क्लासेस फ्री यूट्यूब पर लेक्चर्स फ्री मिल रहे हैं, तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी किताब के चैप्टर नंबर 2 यानी कि सिस्टम्स एंड इट्स एसोसिएटेड डिजीज़ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, या जिसे हम आम ज़ुबान में स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे आज हम। मैं एक एक लाइन को तोड़ कर आसान अल्फाज और मिसालों से समझाऊंगा, ताकि कोई भी लफ्ज़ आपको परेशान ना करे। और हाँ, मैं बीच बीच में आपको कुछ अहम सवालात भी बताऊंगा जो इम्तिहान में आ सकते हैं। तो सबसे पहले किताब की तारीफ से शुरू करते हैं। स्ट्रोक, also known as cerebrovascular accident (CVA), occurs when there is a sudden disruption of blood flow to the brain, leading to damage to brain tissue। तो जी, इसका सीधा और सादा मतलब ये है कि जब हमारे दिमाग को खून की सप्लाई अचानक रुक जाए या इसमें कोई बड़ी रुकावट आ जाए तो दिमाग के खुलिए यानी कि सेल्स और टिश्यूज़ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी ख़तरनाक हालत को स्ट्रोक कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी पौधे को पानी देना बंद कर दें तो वो मुरझा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह दिमाग को खून जिसमें ऑक्सीजन और ग़िज़ा होती है वो ना मिले तो वो ख़राब हो जाता है। अब ये जानते हैं कि खून की सप्लाई बंद कैसे होती है। तो लिखा हुआ है, दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लॉक्ड ब्लड वेसल, इस्केमिक स्ट्रोक और ब्लीडिंग इन द ब्रेन, हेमोरेजिक स्ट्रोक। दो अहम किस्म का होता है स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक क्या है, कब होता है? ये तब होता है जब दिमाग को खून ले जाने वाली कोई नाली, ब्लड वेसल, किसी खून के लोथरे की वजह से बंद हो जाए। खून का लोथरा यानी कि क्लॉट की वजह से बंद हो जाए। ये सबसे आम किस्म का स्ट्रोक है, कॉमन टाइप है ये। ठीक है, इसके बाद है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये तब होता है जब दिमाग के अंदर या इसके इर्द गिर्द कोई खून की नाली फट जाए और खून बहना शुरू हो जाए। ये किस्म अगरचा इतनी कॉमन नहीं है, कुछ कुछ पेशेंट्स में होती है, लेकिन ये ख़तरनाक हो सकती है, डेंजरस कंडीशन है ये। ठीक है, अब इन दोनों की मज़ीद आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जो इस्केमिक स्ट्रोक है इसकी भी इकसाम है। ठीक है, इसकी दो मज़ीद इकसाम है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, ये कैसे होता है? लिखा हुआ है, कॉज्ड बाय अ क्लॉट दैट फॉर्म्स इन एन आर्टरी सप्लाइंग द ब्रेन। कि जो थ्रोम्बिक स्ट्रोक है, दिमाग में खून का लोथरा यानी कि क्लॉट बनता है और वहीं आर्टरी की ही किसी शरीयान में इसकी आर्टरी की शरीयान में रुकावट पैदा कर देता है। ये अक्सर कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है एम्बोलिक स्ट्रोक। ठीक है, ये भी टाइप है इस्केमिक स्ट्रोक की। ये कब होता है? ये होता है जब खून का लोथरा किसी दूसरे हिस्से से सफ़र करता हुआ दिमाग तक पहुंचता है और वहां फंस जाता है। ठीक है, वहां रुकावट बना देता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि पानी को अगर किसी पौधे को पानी ना दें तो वो मुरझा जाएगा। पानी का जो पाइप है उसके अंदर कोई पत्थर फंस जाए तो पानी नहीं गुजर पाएगा। तो इस तरह अगर खून की नाली में कोई रुकावट बन जाए तो खून का बहाव रुक जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एम्बोलिक स्ट्रोक। ठीक हो गया, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एम्बोलिक स्ट्रोक कॉज्ड बाय अ क्लॉट दैट ट्रेवल्स टू द ब्रेन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द हार्ट। अब जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है इसकी भी दो किस्म उन्होंने लिखी हुई हैं कि इंट्रा सेरिबुलर हेमोरेजिक यानी कि ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यू। इसमें दिमाग के अंदर टिश्यूज़ में जो होता है ना, खून का बहाव शुरू हो जाता है टिश्यूज़ में। ठीक है,
और जो एक दूसरी टाइप लिखी हुई है इन्होंने सबबाराटिनॉइड हेमोरेज ब्लीडिंग इन द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द थिन टिश्यूज कवरिंग द ब्रेन। और इसमें दिमाग और इसे ढांपने वाली झिल्लियों के दरमियान की जगह में खून बहता है। ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की कौन कौन से लोग ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। तो जिनका हाइपर टेंशन होता है, जिनको जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनमें स्ट्रोक का जो होता है रिस्क ज़्यादा होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ जिनको है तो उनमें भी चांसेस होते हैं इस चीज़ के। जिनको आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है, जो एज और जेंडर भी मैटर करता है। अगर किसी की एज ज़्यादा हो गई है या उसका जेंडर यानी कि जो मेल्स हैं ना उनमें ज़्यादातर होते हैं, तो मेल्स को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो बॉयज़ मुझसे सुन रहे हैं उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है, खुश रहना है। तो जो हाइपर टेंशन है ये सबसे बड़ी वजह है हाइपर टेंशन, जो खून की नालियों को कमज़ोर कर देता है। जो स्मोकिंग है इसमें क्या होता है, ये सिगरेट पीने से जो खून के लोथड़े हैं वो बनते हैं, तो इसमें रिस्क होता है खून के लोथड़े बनने का। तो स्मोकिंग तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है, तो स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं उनको रुकना चाहिए कि स्मोकिंग आपके लिए जानलेवा है। आगे शुगर है, शुगर को हम डायबिटीज़ कहते हैं, तो ये भी नहीं कहते हैं, इनको भी हो सकता है ये, ठीक है। अपना ख्याल रखें डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स। और जिनको दिल की बीमारियां हैं उनको भी ये हो सकता है। तो आगे इसके जो कहते हैं सिम्पटम्स क्या हैं, तो लिखा हुआ है फास्ट। ठीक है, ये जो फास्ट वर्ड है ना, ये एक असूल बनाया गया है ताकि आपको याद रहे, आप एग्जामिन करें तो आपको पता चल जाए। जो फास्ट है इसको हम यूज़ करते हैं एफ को फेस के लिए यूज़ करते हैं, ए को आर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, और एस को हम यूज़ करते हैं स्पीच के लिए, ठीक है, टाइम के लिए। ठीक है, FAST फास्ट, फेस, आर्म, स्पीच और टाइम। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जो फेस हम यूज़ कर रहे हैं एफ में, तो इसका मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि क्या मरीज़ का चेहरा एक तरफ से झुक तो नहीं रहा, टेढ़ा तो नहीं हो गया। अगर हम उसको कहें कि आप स्माइल करें, मुस्कुराएं, तो क्या आप देखते हैं कि उसका जो चेहरा है वो एक तरफ से नीचे तो नहीं, टेढ़ा तो नहीं लग रहा। ये चीज़ फेस में हम इसको एग्जामिन करते हैं पेशेंट के। अब जो आर्म्स हैं हम उसको देखते हैं, दोनों आर्म्स को हम उठाते हैं कि अपने आर्म बाजू उठाएं। हम देखते हैं कि कोई बड़ा छोटा तो नहीं लग रहा आर्म। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या मरीज़ अपने दोनों बाजू बराबर ऊपर नहीं उठा पा रहा। ठीक हो गया। और एज फॉर स्पीच में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या मरीज़ की ज़ुबान लड़खड़ा रही है या इससे बात करने में दुश्वारी हो रही है। ठीक है। और आगे है टी फॉर टाइम, जिसको हम वक़्त कहते हैं। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लामत नज़र आए तो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर, ठीक है, लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना है आपने, क्योंकि वक़्त दिमाग है। जितना जल्दी इलाज शुरू होगा नुकसान नहीं कम होगा। आगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है। डायग्नोसिस में क्या होगा, क्लिनिकल असेसमेंट होगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स असेस सिम्पटम्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग स्टडीज़, कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI scans are used to visualize the brain, identify the type and location of the stroke। ठीक है, ये समझ आ गया हो गया। अगर उसमें हमें डायग्नोसिस में हम CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं। ठीक हो गया। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो जब हमें डायग्नोसिस में पता चल जाए कि ये चीज़ें हुई हैं, तो हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि हम इस्केमिक स्ट्रोक के थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी करेंगे, मैकेनिकल थ्रोम्बोबैक्टमी करेंगे, हेमोरेजिक स्ट्रोक के लिए हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। जी, तो ट्रीटमेंट आपने पढ़ लिया, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस हवाले से तो वो आप बाय कर सकते हैं।